आईवीएफ होता कैसे होगा? अगर हमने करवा दिया तो हमें आराम करना पड़ेगा। करवा लेंगे ना तो माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाय! मैं कितनी मोटी हो चुकी हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? सुबह हो चुकी है और सुबह के राम-राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने के लिए आ गई हूँ। आपने अगले वीडियो में मुझे खूब प्यार दिया तो मैंने सोचा चलो मेरी आईवीएफ जर्नी भी आपको बता देती हूँ, जो मैंने शॉर्टकट में ही आपको सारा बताया हुआ है। देखो थोड़ा-सा मुझे फ़ाइल का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है ना, तो क्या-क्या चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा तो मुझे सारा पता ही है। बस थोड़ा बहुत मुझे बस लेना पड़ेगा कि भई देखना पड़ेगा कि कितना मतलब आप लोग होने चाहिए, पैसों से लेकर, आपका माइंड से लेकर, फिर आपकी बॉडी को लेकर और अदरवाइज़ आप सोच रहे हो कि टेस्ट बेबी हो गया तो हमारा माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। वो सारे सवालों के जवाब आपको इसी में मिल जाने वाले हैं। तो देखो ब्लॉग को स्किप नहीं करना, अगर आपने ब्लॉग को स्किप कर दिया तो आपको मेरी जो बातें हैं ना, आपको पता नहीं चलेगी। क्योंकि देखो बातें हैं ना सिर्फ एंड में ही पता चलती है कि मैंने सारी चीज़ों में क्या बोला है। और जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और जो मेरे नए-नए सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी पूरी बातें नहीं पता होती है, तो उनको भी बस यही बताना चाहती हूँ कि मेरे अगले ब्लॉग को देखें और फिर इस ब्लॉग को भी प्यार दें, अगले ब्लॉग को भी प्यार दें। तो बस आज लेकर आ चुकी हूँ कि मैंने कहाँ से आईवीएफ करवाया था और क्या-क्या प्रॉब्लम मुझे सहनी पड़ी थी और कितना पैसा मुझे लगा था। वो सारी चीज़ें मैं इसी में बताने वाली हूँ। देखो, जो मेरे क्लोज़ है ना, वो सारे लोग तो जानते ही हैं, पर बस जो हमसे थोड़े दूर रहते हैं, उनको पता है कि मैंने करवाया है, पर पूरी प्रोसेसिंग उनको नहीं पता होती कि कितना पैसा लगा है, कि कितना मैंने सहा है, कि कितना मैंने किया है, कि कितने मैंने धक्के खाए, वो सब तुमको नहीं पता होगा। आपको बस यही पता है कि मैंने खाली ट्रीटमेंट करवाई हुई है। तो बस यही सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने के लिए आई हूँ और बस आप लोगों ने खूब भी प्यार दिया है ना, तो मैंने सोचा चलो आज यही वीडियो बना लेते हैं और आपको अपडेट दे देते हैं। देखो मैं स्टार्टिंग करती हूँ, अगर कुछ मैं थोड़ा बहुत भूल जाऊँ और पीछे से आपको बता दूँ क्योंकि तो आप थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना। तो देखो क्या हुआ ना बहुत ज़्यादा एज नहीं थी मेरी जब मतलब नॉर्मल आप कोई सी भी एज में करवा सकते हो, कोई सी एज में। छोटी उम्र में भी करवा सकते हो, आप 40 साल की उम्र में करवा सकते हो, आप 50 साल की उम्र में भी करवा सकते हो, आप 60 साल की उम्र में भी करवा सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें कोई सीज़न नहीं होती है। आप अगर सोच रहे हो कि इसको गर्मियों में नहीं करवाना है, कि बारिश में नहीं करवाना है, कि ठंडी में नहीं करवाना है, तो आप ऐसा नहीं सोचो। आप कोई सी भी सीज़न में करवा सकते हो और देखो रिज़ल्ट तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर के ऊपर ही पता चलेगा और थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम्स की वज़ह से भी मतलब हो सकता है, थोड़ा बहुत हमारे कर्म की वज़ह से हो सकता है जैसे कि मुझे। तो बस वैसे ही तो क्या होता है ना कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब मेरी उम्र इतनी ख़ास नहीं थी। बस 32 की एज थी मेरी, 32 या 31 की एज में मैंने करवाया था। तो बस हमने सोच लिया था कि बस हमें करवाना है, तो हमने कम उम्र में ही करवा दिया था और तब बहुत टेस्ट बेबी का बहुत ही आईवीएफ का बहुत ही मतलब ज़्यादा ही क्रेज़ था। मैं दोनों ही चीज़ बताती हूँ क्योंकि किसी-किसी को देखो सभी को ऐसा सब नहीं पता चलता, टेस्ट बेबी से ही जानते हैं क्योंकि किसी लोगों को मैंने बोला है आईवीएफ करा तो वो क्या होता है? तो फिर उनको बताना पड़ता है कि हाँ, टेस्ट बेबी तब उनको जाके पता चलता है। इसलिए मैं दोनों ही चीज़ बीच-बीच में आपको बताती रहूँगी। तो जब मैंने स्टार्टिंग की ना तब मुझे लगा कि चलो बहुत लोगों ने तारीफ़ की थी कि आप यहाँ पे करवाओ। चलो बेस्ट हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें नहीं लगा तो उसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल खराब है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और नंबर 1 पे है वो भी। और हमने नंबर 1 के हॉस्पिटल में ही गए थे। तो मैं आपको बता देती हूँ, एड्रेस भी आपको मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने बड़ौदा से अहमदाबाद, वो ज़्यादा दूर नहीं है, 2 ढाई घंटे का रास्ता है। तो अ अ, पालड़ी है अहमदाबाद में पालड़ी बावीसी हॉस्पिटल बस स्टेशन के पास में ही है। तो वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की। वहाँ पे अगर आपको जाना है फर्स्ट टाइम तो आप आपकी पीरियड्स के 7 डेज़ से ही जाओ और अगली आपकी जो फाइल्स होती है
5 डेज़ में भी आप जा सकते हो और 4 डेज़ में भी आप जा सकते हो। अगर आपके पास वो दिन नहीं एडजस्ट होता है, तो आप 5 में चले जाओ, 6 में चले जाओ, 7 में चले जाओ, पर 4 से लेकर 7 तक में आप जा सकते हो। तो वो अगर आपको इस तरह से बता देंगे। अगर आपके कोई रिश्तेदार रह रहे हो, मैं प्रॉपर्ली सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी कि आपको तकलीफ़ ना हो जाने के टाइम पे। तो क्या होगा कि रिश्तेदार अगर रह रहे हैं तो बेटर है क्योंकि दूसरे दिन अगर आपको उन्होंने बुला लिया है तो फिर आपको जाना पड़ेगा। फिर हमने जब स्टार्टिंग की तब मैं 7 डेज़ से गई, फिर उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स सारी देखी। रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने मुझे उनकी सारी जो होती है ट्रीटमेंट सोनोग्राफी वगैरह मेरा किया, तो उसमें उनको मेरे जो श्री अंडे होते हैं वो बहुत अच्छे लगे, हेल्दी भी लगे, वो सारे मतलब अच्छा है आपका कुछ प्रॉब्लम जैसा मुझे नहीं लगा। तो आपको चांसेस ज़्यादा है, ऐसा मुझे बोला गया था। तो जब हम गए और मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, फिर उन्होंने इतने थैले भर के मुझे दवाई दे दी, जो इतना जैसे एक टाइम में मुझे 6 से 7 दवाई खानी है। सुबह नाश्ते में भई 11 बजे एक और 11 बजे एक और, दोपहर में 1, शाम को 1, रात को है, ऐसे। और इसमें होता क्या है कि आपको एक बॉक्स दिया जाता है थर्मोकोल का। उस बॉक्स के अंदर आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कूल में रखने पड़ते हैं, फ्रिज में रखने पड़ते हैं। तो अगर आप बहुत दूर का ट्रैवलिंग है तो वो आपको थर्मोकोल का देंगे, उसमें बर्फ डाल के भी देंगे और इंजेक्शन को हमें ठंडक में रखना है, वो फिर हमको फ्रिज में रखना है घर आके। फिर उस इंजेक्शंस को हमको एक नर्स को रखना पड़ता है और एवरी डे ही एवरी डे ही हमें इंजेक्शंस लगाने होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं डालते हैं, बस ऐसे स्किन के अंदर ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं दर्द होगा आपको। तो कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, एवरी डे होता है, कभी यहाँ यहाँ आपकी घुटन में भी हो सकता है, आपकी जाँघ पे भी हो सकता है और जहाँ-जहाँ पे उनको लगेगा कि इस बार यहाँ पे ज़्यादा होल बना दिए हमने, तो वो दूसरी जगह ले लेंगे। तो इस तरह से मतलब इंजेक्शंस होते हैं और मैंने इंजेक्शंस लेती थी, तो मैंने नर्स को रख रखा था घर पे, मेरी नर्स आती थी। रोज़ शाम को मैंने एक टाइमिंग बाँध रखा था, मुझे जो टाइमिंग बताया गया था, आप भी जाओगे तो आपको एक टाइमिंग बता देंगे कि इस टाइम की टाइमिंग पर आपको लेना है। फिर उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट ली, दवाई दी मुझे, फिर उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के लिए वापस बुलाया। फिर उनको मेरे स्त्री बीज देखने थे, तो मेरे स्त्री बीज को देखा उन लोगों ने। फिर बीच में एक आध और सोनोग्राफी हुई मेरी और सारी ट्रीटमेंट हुई मेरी और मेरे हस्बैंड के जो होते हैं ना स्पन वो उसका सैंपल लेना था उनको, थोड़ा मतलब बोलने में थोड़ा-सा वो हो रहा है। तो बस उनका सैंपल लिया, फिर उसकी जाँच की कि लैब में कि भई उनका किस तरह का है, उनके कीटाणु किस तरह के हैं, हेल्दी है या यूज़ होने वाले हैं, नहीं होने वाले। और एक बात मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता देती हूँ कि टेस्ट बेबी में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि दूसरे का बच्चा होता है, दूसरे का बच्चा होता है, तो दूसरे का बच्चा नहीं होता है, वो आपके पति का ही बच्चा होता है। बहुत सारे लोगों का मैंने ऐसा सुना है, तूने करवाया तब क्या दूसरे का बच्चा था? दूसरे का नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमारे खुद के पति का ही होता है। वो डिटेल में आपको बताती जा रही हूँ, आप दे तो एक तो आपकी होनी चाहिए इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी। फर्स्ट में मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आप स्ट्रॉन्ग बन के जाओगे ना, तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। दूसरी बात वो है, आपको जो हस्बैंड के फंड होते हैं, उसकी क्वालिटी की जाँच की जाती है। अ, उसमें से जो खराब कीटाणु होते हैं, उसको साइड में किया जाता है, जो अच्छे कीटाणु हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। उसमें भी अच्छे कीटाणु को लेते हैं वो लोग और उसमें फिर हेल्दी, अच्छे से भागने वाले होते हैं और सब बात से वो कीटाणु अच्छा होगा ना, वही आपके अंदर रखा जाएगा। ये बात आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जब उनका सैंपल लिया जाता है उसमें बहुत मात्रा में कीटाणु होते हैं ना, तो वो कीटाणु में अच्छे वाले ही कीटाणु वो लोग लेंगे, सारे कीटाणु को वो लोग यूज़ नहीं करते। उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि आपके बहुत अच्छे हेल्दी कीटाणु हैं जो अच्छे से मतलब भाग सकते हैं, जैसे हम कैसे बच्चों को देखते हैं कि ये बच्चा ऐसा है वैसा, तो वो लोग ऐसे ही कीटाणु को रखेंगे और दूसरे कीटाणु को वो लोग निकाल देंगे। फिर उनके सैंपल को वो लैब में रखेंगे, लैब में स्टोर करके रखेंगे, जब तक हमारी प्रोसेसिंग पूरी नहीं होगी, जब तक उसको लैब में रखा जाएगा। वो हेल्दी रहेंगे, वो मरेंगे नहीं, वो ज़िंदे ही रहेंगे। इसलिए उनको इस तरह से रखा जाता है। फिर
आप कोई से भी मौसम में करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऑफ़िस का काम कर रहे हो, कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कोई ट्रैवलिंग होना है, आपको ट्रैवलिंग नहीं होना है, वहाँ हमारे रिश्तेदार नहीं रहते हैं, तो हमें नहीं करवाना चाहिए क्योंकि हमें आना-जाना रहेगा, फिर प्रेगनेंसी रह गई तो ये वाले प्रॉब्लम्स होंगे। तो नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि इसमें आराम किया जाता है, आप ऑफ़िस नहीं जा सकते, आप वर्किंग नहीं कर सकते, आप घर के काम नहीं कर सकते, आपको बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। कुछ भी नहीं होता है, जो नॉर्मल लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, बस वैसे ही इसके अंदर प्रेगनेंसी रहती है। प्रेगनेंसी रहने के बा मतलब जो हमारे अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद हमें ये कोई रूल्स पालने नहीं है। जितना आप आराम करोगे, उसका बात आपको मैं बाद में बताती हूँ। जितना आप बाद मतलब आप जितना ही आराम करोगे ना, उतना आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा, पॉज़िटिव नहीं आएगा। ये आपको मैं क्लियरली बता देती हूँ, नहीं आएगा। और आपको अगर फिर उसमें होता है कि अब हमारा टाइम आ चुका है कि हमारे सारे बीजों को बाहर निकालना है हमको। स्त्री बीजों को हमारे जो प्रेग्नेंस अंदर जो बीज बनते हैं, तो उन बीजों को हमें बाहर निकालना पड़ेगा उन लोगों को। ऐसा होता है जब हम संबंध रखते हैं अ, डॉक्टर जैसे बताते हैं 2-2 की 21 में रखना पड़ता है हमें कि 6 दिन में रखा, अब 8वें दिन में रखना है, अब 10वें दिन में रखना है, 12 दिन में, 14 दिन में, 16 दिन में, इस तरह से हमें बताते रहते हैं वो और उसमें अगर उसमें तो आप सेक्स वाला कोई भी पार्ट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, उसमें कोई ज़रूरी है भी नहीं। क्योंकि उस टाइम पर आपको मना ही किया जाएगा कि आपको नहीं करना है। अदरवाइज़ आपको नहीं है, तो आप डॉक्टर को बता सकते हो कि भाई नहीं हमें ये सब शेयर भी करना है, तो आप डॉक्टर को बोलोगे तो आप डॉक्टर आपको अच्छे से जवाब भी देगा। दूसरी बात ये है कि फिर मुझे किया गया था, मैंने बहुत सारे धक्के खाए थे। जब मेरे हस्बैंड की ज़रूरत होती तब मेरे हस्बैंड आते थे, बाकी अदरवाइज़ मैं अकेली ही जाती थी और टाइमिंग माय गॉड! जो टाइमिंग बताते हैं ना उस टाइमिंग पे तो तुम्हारा जैसे कि हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो हम 1-2 दिन पहले ही अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। वो लोग लिख ही लेते हैं, जैसे कि उनको पता है कि इस दिन को इनको आना है, तो वो लोग अपॉइंटमेंट लिख ही लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट में तो ऐसा होता था कि मैं सुबह 4 बजे उठती थी, घर का काम क्लीन करती थी और 7 बजे मैं घर से निकल जाती थी। ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी ऐसा नहीं देखना है, मैं निकल जाती थी। निकल जाने के बाद मैं वहाँ पे पहुँचती थी और सुबह-सुबह के टाइम भूख भी नहीं लगती थी, तो फिर इतनी-सी ज़्यादा भूख में बिस्किट वग़ैरह कुछ भी लेकर जाती थी, जूस-वूस डाल के, थैली में डाल के, पानी की बोतल वग़ैरह मैं सब लेकर जाती थी वहाँ पर। और जब मेरा 10 बजे का टाइम होता था, मेरी अपॉइंटमेंट का 10 साढ़े 10 बजे मेरा नंबर आता था दोपहर में 2 बजे, नहीं आएगा आपका नंबर। वो लोग बोलेंगे पर आपका नंबर वहाँ पे जल्दी नहीं आता है, अदर तुम अब बैठा ही रहना पड़ेगा आपको। फिर वहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाओगे वहाँ पे भी 1 डेढ़ घंटा आपको बिठाएँगे, फिर अंदर जाओगे तो आपको सब बातें शेयर करेंगे ये वो। फिर वहाँ से आपको अंदर की साइड से दूसरी जगह ले जाएँगे, वहाँ पे आपकी जाँच होगी। फिर मेरा आया स्त्री बीज के अंडे जो निकालना होता है, जो बहुत सी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है कि उनके अच्छे बीज नहीं बनते हैं और मेरे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छे बीज बनते थे मेरे। तो फिर मुझे बेहोश किया गया और जो एक बोलते हैं ना सेमिनार जैसा, कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो मेरी जो टेस्ट टू बेबी जर्नी के अंदर मेरे साथ-साथ में थे 19 औरतें। 19 औरतें थी मेरे साथ। उसमें मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कितनी औरतों को प्रेग्नेंसी रही और कितनी को नहीं रही। 19 औरतें थी हम लोग, सभी को एक साथ ही बुलाते हैं, सभी को एक साथ ही प्रोसेसिंग होती है, सभी के एक साथ ही मतलब अ, होता है। फिर मुझे बेहोश किया गया, मेरे स्त्री बीज निकाले गए, फिर मुझे ऐसे ही लेकर आए और मैं ऐसे सोई। कुछ सुविधा नहीं वहाँ पर ऐसे कि आपको बेडरूम दिया जाएगा कि आपको होश आएगा तब जाओगे, नहीं। मैं वैसे ही फिर मुझे अभी बहुत इतना होश भी नहीं आया था और आके बोल रहे थे बार-बार कि चलो मतलब अब दूसरे का नंबर है ऐसे-वैसे। तो हम किसी को वो नहीं करना चाहते इसलिए मैं ज़्यादा वो बता नहीं रही हूँ डिटेल में। तो फिर हुआ क्या कि मुझे धीरे-धीरे होश आया, फिर थोड़ी देर बैठी, वहाँ से फिर नीचे गई, नीचे जाके मैं सोफ़े पे 1 घंटा आँखें बंद करके बैठी, फिर मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, फिर मेरे हस्बैंड बाहर से कुछ लेकर आए और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने मेरी मम्मी से बात शेयर नहीं की थी क्योंकि बस सबको एक आशा बन जाती है, फिर सब लोग दुखी हो जाते हैं इसलिए मैंने ये बात किसी से शेयर ही नहीं की थी। फिर हुआ था कि मैं उसी दिन घर पे आई थी
उसी दिन घर पे आई थी। फिर मेरी जाँच की गई कि अभी किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। तो मेरे स्त्री बीज बहुत, बहुत, बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने बोला कि आपके स्त्री बीज बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छे हैं, तो आपका सब कुछ मतलब अच्छे से हो जाएगा। वैसे उनकी भाषा में बताया जा रहा था। अब वो सारी बातें इतनी डिटेल में तो मुझे इतना याद नहीं है। फिर हुआ क्या कि थोड़े दिनों के बाद मुझे और बुलाया, फिर वो मेरे स्त्री बीज और मेरे हस्बैंड के जो कीटाणु होते हैं, दोनों को मिक्स किया गया। दोनों को मिक्स करने के बाद वो मिक्स हो गए, फिर उनको लैब में रखा गया। लैब के अंदर उनको 3 दिन का जो बच्चा बनता है, 3 दिन का, ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं, 3 दिन का होता है। फिर हमें बुलाया गया हॉस्पिटल में कि आपको इस दिन करना है। तो बस हम गए और उस दिन हमें बेहोश बिल्कुल नहीं करते वो लोग, बस ऐसे ही हालत में वो लोग छेक अंदर तक हमें रखते हैं। तो मतलब समझो 3 दिन का बच्चा हमें रखते हैं वो लोग। फिर हमें रखा गया, फिर उस दिन मैं थोड़ा-सा आराम किया वहाँ पे 1 आध घंटे जैसा, 1-2 घंटे जैसा, फिर नॉर्मल उन्होंने बताया कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। एक बात को आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको आराम नहीं करना है। अगर आपने आराम कर लिया तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा क्योंकि आप वही सोच-सोच करोगे कि क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा पेन आ रहा है पेट में, मेरा टाइमिंग आ गया है, मेरा पीरियड्स टाइम आ गया है अब, क्योंकि आपके पीरियड्स टाइम आएगा तब आपको पता चल जाएगा। डेढ़ महीने की प्रोसेसिंग होती है, ज़्यादा बड़ी डेढ़ पौने 2 महीने की प्रोसेसिंग होती है, ज़्यादा बड़ी प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अब मेरे डेट आ गई है, तो मेरा पीरियड्स टाइम आ रहा है, तो मेरे कमर पेन, पेट पेन, पैरों का दर्द वो हो रहा है, मुझे ऐसे याद-याद कर के। तो आप हमेशा एक काम कीजिए तब बिज़ी के बिज़ी रिया करो। बिज़ी रहोगे ना तो उससे अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ पे भी अच्छा रहेगा सब बात से। आप थोड़ा-सा वॉक किया करो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना है, ठंडा वगैरह नहीं खाना है, क्योंकि उसमें से क्या होगा कि पेट दर्द होगा तो आप कुछ गोली खाने का मन होगा, गोली खाने का मन होगा बाहर से कुछ फूड में कुछ आ गया तो आपको कुछ भी हो सकता है। तो वही दस्ता वग़ैरह भी हो सकता है आपको, तो फिर उसके लिए आपको गोली वग़ैरह खानी है। तो आप 1-2 महीने के लिए थोड़ा-सा धीरज रख के आप घर का ही खाना खाइए ताकि आपको है ना क्या होगा कि ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगा, जो डॉक्टर ने बताई वही दवाइयाँ खानी पड़ेगी क्योंकि कोई भी सर्दी भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रिया करो और ज़्यादा ही घर में बस बच्चों से खेला करो, वो घर के काम किया करो, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ो, मूवी देखो, एन्जॉय करो और फैमिली के साथ बैठ के बातें करो, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब दूसरी बात है कि अगर आपने कब्ज़ी की प्रॉब्लम रहेगी अगर आपने बाहर खाना खाया है तो अ, गैस फूल जाएगा पेट के अंदर और ये सब रहेगा आपके। चलो इसको इसकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा नहीं पड़ी है। बस हो गया। तो उस बार फिर मुझे रखा गया फिर मेरी डेट आई तब मुझे जैसे मुझे पता है ना कि पहले ऐसे ही बोलते थे कि आराम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, आराम करना तो मैंने आराम ही किया। पर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप आराम नहीं करना। क्योंकि आराम करना नहीं होता है। उसमें अच्छा खाओ, जूस पियो, ये करो, वो करो। तो मुझे है ना मम्मी के घर पे एक ऊपर के रूम में सो गई थी मैं। जब मेरी पीरियड्स तारीख आई तब मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैंने बोला, "ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द तो नहीं होना चाहिए।" मुझे तो लगा मुझे प्रेगनेंसी रह ही जाएगी। मुझे ऐसा नहीं पता था इतना कि मतलब नहीं रहता है ऐसे। तो बस ऐसा दर्द हो रहा था तो मैं थोड़ी टेंशन में थी। मम्मी को मैंने बोला कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो मम्मी बोला, "कुछ नहीं होता, ऐसा ही तुझे हुआ होगा।" फिर कुछ नहीं बस वही हो गए, हमारी डेट आई उसी दिन हम पीरियड्स में हो गए। तो कुछ भी नहीं बस रोए-धोए थोड़े से और थोड़े से क्या खूब सारे रोए-धोए और मन बहुत दुखी हुआ। मम्मी रोई, सब रोए घर में, सब परेशान थे। अभी मैं अभी थोड़ा-सा इमोशनल से बोल लूँगी ना तो मैं रो जाऊँगी इसलिए मैं थोड़ा हँस के बात कर रही हूँ आपसे कि बस मुझे रोना नहीं है। अगर मैं रो गई ना तो मेरा ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। फिर इसके अंदर बहुत आपकी बॉडी फूल जाती है क्योंकि इंजेक्शंस दवा इतनी खतरनाक होती है ना मैं आपको बता दूँ मेरा फेस इतना बड़ा हो गया था और मैं इतनी मोटी हो गई थी और मेरे कोई ब्लाउज़, साड़ी, ड्रेस मतलब साड़ी, ब्लाउज़, ड्रेस मुझे आ ही नहीं रहे थे और मुझे ऐसा शरीर भारी-भारी लगता था क्योंकि दवाइयाँ इतनी होती है और आपका शरीर नहीं रहता है, खोखा बन जाता है। ये बात मैं आपको क्लियर कर लेती हूँ।
तो और नॉर्मल प्रेगनेंसी लोगों को रहती है, बस वैसे ही आपको नॉर्मल तरीके से रहना है और रिज़ल्ट आपको अगर आपके अंदर का क्या है, क्या नहीं, तो आपको रिज़ल्ट बेस्ट मिलेगा। और देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, किसी को एक बार टेस्ट टू बेबी में ही फ़र्क पड़ जाता है, एक ही बार में उनको प्रेगनेंसी रह जाती है। किसी-किसी को नहीं रहता है, दूसरी तीसरी बार में रहता है, किसी-किसी को 10 बार भी करवा लो, फिर भी नहीं रहेगा। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने 11 लाख का पैकेज लिया था कि 11 लाख का पैकेज में ऐसा होता है कि आपको एक बार उन्होंने टेस्ट बेबी कर ली, अगर आपको नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, छठी बार, 7वीं बार करते जाएँगे, आपकी बॉडी को खत्म कर देंगे वो लोग। उनको एक बार पैसा ले लेना है, फिर आपकी बॉडी को वो लोग खत्म कर देंगे। फिर होगा क्या कि एंड में आपको आधे पैसे वो लोग दे देंगे। कि लो आपका रिटर्न पैसा। पर क्या हुआ? शरीर तो हमारा खराब हो गया ना और वो लोग हमें नहीं बताएँगे। इसलिए पैकेज में भी जाते पर मैं पैकेज में नहीं गई थी। मैं कम मतलब जैसे कि मेरे 2 लाख रुपए बोले थे। तो 2 लाख में से उनके उनकी बातें तो मतलब क्या ही बताऊँ आपको। अंदर जाने के बाद बोलते हैं कि आपको ये नहीं करवाओगे ना तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा इसलिए आपको ये कराना पड़ेगा। ये नहीं करवाओगे तो आपको बे अब हम गए हैं बच्चे के लिए तो हमें तो बच्चे के लिए पैसे खर्च करने ही है ना, तो हमें तो जो झूठ भी बोलेंगे वो भी सच मान के हमें चलना पड़ेगा, वही पैसे हमको खर्च भी करने पड़ेंगे। तो बस वही रहेगा कि आपको वहाँ पे जाके क्वालिटी बताई जाएगी कि आपको ये क्वालिटी करवानी चाहिए तभी आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये क्वालिटी अगर आपने नहीं करवाई तो आपको चांसेस नहीं है। इस तरह से आपको बताया जाएगा, तो आप तो डर के वो ही करवाओगे ना, तो वैसे ही मैंने डर के वही करवाया और जब गई थी तब मैंने बोला मेरा पैसों का मेरी बजट इतना नहीं है सर, तो मुझे कम बजट ही रखना है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं 1,30,000 में भी हो जाएगा मतलब ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। मैंने बोला चलो 1,30,000 तो इतने ज़्यादा नहीं है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिर हम गए तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे करा ना तब तक तो 2 लाख, 2.5 लाख पर पहुँच गया। एंड में तो उससे ज़्यादा पैसे भी माँगे ना, हाथ जोड़ के मैंने विनती कर दी कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। फिर उनका जो हमारे स्त्री बेज रहते हैं, हस्बैंड का जो रहते हैं ना, वो सब वो लोग लैब में रखे रखते हैं। क्योंकि हमें दूसरी बार 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हमें करवाना हो ना, तो हम करवा सकते हैं। तब हमें ये सब नहीं करवाना पड़ेगा, सिर्फ़ इंजेक्शन्स और दवाई से ही हमारा काम चल जाएगा। तो हुआ क्या कि फिर मेरी जब रखी थी ना, तब मैंने आपको बताया उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 जन को प्रेगनेंसी रही थी, बाकी की किसी को भी नहीं। समझ लो आप कितने लोगों को करी उन्होंने और कितने लोगों को ही रही वो। 3 जन को प्रेगनेंसी रही, बाकी कोई को भी प्रेगनेंसी नहीं रही और मेरे अंदर ट्रांसफ़र किए गए थे 3 बच्चे एक साथ कि अगर 1 नहीं रहा तो 2 तो रहेंगे, 2 नहीं रहा तो 1 रहेगा। इस तरह से मुझे ट्रांसफ़र 3 बच्चे किए गए थे क्योंकि मेरा बहुत सारा अच्छे मेरे ब बीज बने हुए थे ना, तो मेरे बीज 30 से 32 तो हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और सारे हेल्दी और सारे बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मेरे अंदर 3 बच्चे रखे थे। कुछ भी मतलब नहीं हुआ तो एक तो रह ही जाएगा। इस तरह से उन्होंने तीनों 3 फेल हो गए मेरे। और फिर 1 महीने के 15 से 20 दिन के नहीं ज़्यादा नहीं। अम, इतना याद नहीं है मुझे, उसी दिनों के अंदर ही उनका वापस से कॉल आता है, हम जाते हैं, तो वापस से कॉल आता है फिर उनका कि आपको क्या करना है? अब फिर हमें हॉस्पिटल बुलाया गया, फिर बोला क्या करना है? तो मैं बोला अब हमें नहीं करवाना है। आपके बीज पड़े हैं, तो आप करवा लीजिए, आपका बहुत अच्छा है, अब बॉडी प्रोसेसिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी और बस आपको इंजेक्शन वगैरह भी कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, बस अब इस दिन में आपको दूसरी बार ट्रांसफर किया जाएगा, बस और आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो सारी दवाइयों का असर अभी तक है। उसका कितना चार्ज लगेगा? तो उन्होंने बोला 60,000 रुपए। अरे भाई, अभी इसमें से नहीं निकले थे हम और 60,000 रुपए हमें देने थे उनको। फिर उसके बाद हमें वापस से हमने करवाया और व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है। मैंने टाइमिंग देख लिया तो फ्रेंड्स आप थोड़ा-सा प्यार दे देना और मेरा व्लॉग को पूरा देखना। फिर हमने वापस गए तो उसमें भी क्वालिटी बताई गई। वापस से क्वालिटी बताई गई कि आपको ये वाला करवाओगे ना तब भी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, मैं सच्ची-सच्ची बात बताती हूँ क्योंकि हमने कैसे भी जुगाड़ करके करा था और फिर हमारा टाइम आया तब मैंने तो मना ही कर दिया कि मुझे नहीं करना है। पर जो बड़े भैया हैं हमारे घर में, मेरे जेठ और जेठानी और मेरे हस्बैंड उन लोगों ने बोला नहीं, चलो अभी एक बार और करवा लेते हैं बोले। तो फिर वापस से एक बार करवाया तब भी मेरे फेल ही हो गया। अब कैचअप नहीं हुआ अंदर कि क्या पता क्या प्रॉब्लम है। तब भी हम बहुत दुखी हुए। अभी जैसे मैंने रखवा लिया उसके 4 साल तक मुझे फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे कि मैडम आप करवा लीजिए, आपके मतलब है तो अभी तक क्लोज़र पड़े हैं आपके ये वो। मेरे को आप फिर मैंने तो उनको ब्लॉक ही कर दिया। चलो छोड़ो।
चलो काम उनका बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो अच्छा करते हैं, पर जिनको फ़र्क पड़ गया उनको पड़ गया, जिनको नहीं पड़ा उनको नहीं पड़ा, तो ये मेरी आईवीएफ जर्नी है। तो आप ऐसा नहीं सोचना अगर आपको करवाना है तो, और ये भी नहीं सोचना कि आपको एक बार में रह ही जाएगा, और ऐसा भी नहीं सोचना कि आपको नहीं होगा। तो आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसा कि मुझे तो नहीं हुआ, तो मुझे अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि तुझे फ्री में मैं आईवीएफ करके दूँगा, फिर भी नहीं जाऊँगी मैं। नहीं भाई नहीं, ये बॉडी को मैंने किस तरह से उतारा है वो मुझे मैं ही जानती हूँ, कोई नहीं जानेगा। तो बस ये थी मेरी आईवीएफ जर्नी। अगर आपको लेप्रोस्कोपी जो मैंने करवाई हुई थी ना, वो अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको लेप्रोस्कोपी की भी एक स्टोरी मेरी ज़रूर बताऊँगी। मेरी लेप्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह की प्रोसेसिंग होती है, लेप्रोस्कोपी क्यों की जाती है, वगैरह, 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 क्यों करवानी चाहिए, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। जैसे मैंने आईवीएफ का बताया इस तरह से वो भी बता दूँगी मैं। और बस इसमें कुछ भी भूल हो गई हो, अगर मैंने कुछ ऐसे-वैसे बोल दिया हो तो माफ़ कर देना। चलो आज के व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। आपका बहुत ध्यान